हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। सबसे पहले तो तुम लोग शेयर कर दो आज अपनी कौन सी क्लास है। अकाउंटेंसी की क्लास है। इससे पहले ही जस्ट अपने इकोनॉमिक्स की क्लास खत्म हुई है, तो वो देख लेना एक बार। अपने क्या चल रहा था, मैंने पहले पार्टनरशिप पढ़ाई थी। फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप पढ़ाया था। उसमें ये बताया था कि पार्टनरशिप क्यों करते हैं, अपन कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उस वजह से करते हैं, उसमें कौन कौन से रूल होने चाहिए, अगर अब तुम लोगों ने ये रूल यूज नहीं किया तब क्या होगा, तुम लोगों को क्या क्या भुगतान करना पड़ेगा, पूंजीगत खाते, इन सब के बारे में बता चुकी थी। पूंजीगत खाते भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। इसमें भी बता दिया था मैंने पूरा, इसमें दोनों का डिफरेंस बता दिया था। ये सब हो गया था। उसके बाद आहरण बता दिए थे मैंने। अगर आहरणों पे तुम लोगों ने ब्याज नहीं लिखा कितना देना है तो 6% की रेट से देना पड़ेगा। पूंजीगत पर भी बोला था कि मेरे को इतनी रेट पर देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी थी अपन ने सबके सब देख लिए थे, कुछ भी नहीं बचा था उसके अंदर। अब यहाँ पर इस चैप्टर का मतलब क्या है, नए साझेदारों के प्रवेश पर। मतलब तुम लोगों ने वो जब यूज किया था, जब अपन ने पार्टनरशिप पढ़ा था इससे पहले जस्ट, तो वो क्या था पार्टनरशिप, वो जो पार्टनरशिप पढ़ी थी वो अपन ने क्या थी, फर्म शुरू कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फर्म शुरू कर रहे थे। इस टाइम शुरू कर रहे थे, ऑन भी नहीं की थी, कुछ भी नहीं की थी। मतलब 4 या 5 दोस्तों ने मिलकर फिर बिजनेस शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि बिजनेस अच्छा चल गया, तब तो उन्होंने सोचा कि नए पार्टनर को लाना चाहिए, या नया पार्टनर कोई आने के लिए उत्सुक है कि हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहते हैं। तो तब उस टाइम क्या रूल होंगे, इसका मतलब क्या था, पार्टनरशिप शुरू हुई थी। मतलब तुम लोग इतने थे, तुम लोगों ने इतने मिलकर तय कर लिया था कि पार्टनरशिप हम इतने इतने रहेंगे, हम ये काम करेंगे। वो सारी चीजें तुम्हारा डिसीजन हो चुका था। बट अब नए पार्टनर के आने के बाद कितनी सारी चेंजेस होगी। ये बिजनेस पहले से शुरू है, इसमें कितने 3 से 4 पार्टनर ऑलरेडी है। 3 से 4 पार्टनर मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी बताई थी, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, कितने भी हो सकते हैं अधिक में, तो वो सब मिलकर क्या करते हैं, एक साझेदारी फर्म को चलाने का, लाभ हानि बांटने का क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। तो इसकी धारा भी थी, वो भी बताई थी मैंने, धारा 4 थी। तो यहाँ पर क्या था, 3 पार्टनर शुरू से ही थे। मतलब 3 पार्टनरों ने लगाई पूंजी, तो 3 लाख 4 लाख जो भी लगाई होगी, तो उन्होंने क्या किया, सबके साथ साथ में लगाई। बट अब क्या कर रहा है ये नया पार्टनर, अपन क्या पढ़ेंगे, अब नए पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। नया पार्टनर अंदर आएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो भी तो अपनी पूंजी लेके आएगा, या तो कुछ ना कुछ लेके आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ नहीं लेके आया ना अपन इसको ले ले। क्यों, अपना बिजनेस तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, अपन क्यों नया ले किसी को। तो यहाँ भी किसी न किसी को कोई जरूरत होगी। जैसे बिजनेस ज्यादा डेवलप हुआ तो उनको ये भी जरूरत हो सकती है कि हमें पूंजी की जरूरत हो। उसके बाद इनको ये भी जरूरत हो सकती है कि कोई व्यक्ति उसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानता हो, उसको ले पार्टनर के तौर पर। मतलब ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से नया पार्टनर आएगा। और पार्टनरशिप जब शुरू की थी अपन ने, पार्टनरशिप का जब चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या था, सिर्फ फर्म थी, उसका गठन कर रहे थे, बना रहे थे, कंपनी शुरू कर रहे थे, हुई नहीं। मतलब उस टाइम क्या होता, कंपनी शुरू नहीं हुई थी, अपन को करनी थी, उसके रिलेटेड सारे रूल थे। अब इसमें कौन से रूल आएंगे, नए पार्टनर, ये पार्टनरशिप शुरू है, उसके अंदर क्या करना है, नए पार्टनर लाना है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा। सबसे पहले क्या है, नए साझेदार के प्रवेश पर। मतलब ये तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कभी तक, नए साझेदार के प्रवेश पर। चैप्टर को, लेसन का नाम क्या अपने, नए साझेदार के प्रवेश पर। उसमें क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब पार्टनर का क्या हो रहा है, एडमिशन। तुम लोग स्कूल में भी जाते हो, तो तुम्हारी जब स्कूल ऑन होती है तब तुम्हारी क्लास में, जैसा तुम 11 से नए स्कूल में गए, तुम लोग 11 से 12th में, ये सोच लो कि 10 से 11th में गए। तुम लोगों ने पहले 10th में सब्जेक्ट चेंज करनी पड़ती है, तो किसी ने कॉमर्स लियो, किसी ने साइंस लियो, तो आधे दोस्त तो उसमें बढ़ जाते। अब तुम कॉमर्स में यूं सोच लो अकेले गए, कॉमर्स में तुम अकेले गए, तो तुम लोगों को वहां पर दोस्त बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे, दोस्त बनाने पड़ेंगे ना तुम लोगों को। तो तुम लोग क्या करोगे, दोस्त बना के एक पूरा, मतलब कि ग्रुप बना दोगे, हाँ ये हमारा ग्रुप है, हम इससे मस्ती करते हैं वगैरह, वो सब चीजें तुम करने लग जाओगे। फिर क्या है, तुम 12th क्लास में। बट अब क्या, कॉमर्स वाले वही के वही बच्चे वापस इसमें आ रहे हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बच्चा और कहीं दूसरी स्कूल से आ रहा है, एक दो बच्चे, या एक बच्चा कोई क्या हो रहा है दूसरी स्कूल से यहाँ पर आ रहा है, तो वो भी तुमसे दोस्ती करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। फिर तुम लोगों ने देखा कि नहीं, ये बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब
इसको ये चीजें आती है, ये चीजें नहीं आती है, इंटेलिजेंट है कि नहीं है, तुम लोगों ने ये चीज देख ली। अगर इंटेलिजेंट होगा तुमसे ज्यादा और उसको तुमसे ज्यादा कोई चीज अच्छी आती होगी, तुम उसके पास सीखने जाओगे या नहीं जाओगे? उसको अपना दोस्त बनाओगे, किस रीजन से बनाओगे? इसी रीजन की वजह से बनाओगे, नहीं इसमें ये क्वालिटी अच्छी है, इसमें ये क्वालिटी खराब है, यूं करके तुम उसको दोस्त बना लोगे। तो फिर वो क्या हुआ, तुम्हारी पार्टनरशिप मतलब तुम्हारा जो ग्रुप था उसमें ऐड हुआ या नहीं हुआ? ग्रुप में ऐड हो गया। तो वैसे ही उसी तरीके से अपन किस तरीके से चलते हैं, बिजनेस में चलते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि ये जो अपन ने पार्टनरशिप की है, ये पूरी जो पार्टनरशिप पहले से अपने फर्म बन चुकी थी, मतलब अपन क्या 11th क्लास में आ चुके थे। किस क्लास में? 11th क्लास में आ गए थे। अब नया पार्टनर, अपन को अपने ग्रुप में कमजोरी दिखी कुछ, 12th में आए तब जाके एक नया दोस्त आया, तो तुम लोगों ने क्या किया, उसको इंटेलिजेंट देख के, तुम में कोई पढ़ाकू नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं आता होगा, उसको वो चीजें आती होगी, तो तुम लोगों ने क्या किया होगा, उसको उस वजह से उसका दोस्त बनाया होगा, या फिर मस्ती के चक्कर में बनाया होगा, किसी भी चक्कर में तुम लोगों ने उसको दोस्त बनाया ही होगा। तो कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए दोस्त, बिना क्वालिटी के तुम लोग दोस्त नहीं बनाते। कोई भी आजकल बिना क्वालिटी के या फिर बिना किसी चीज को, कोई चीज भी खरीदनी होती है उसको क्वालिटी देखते हो तुम लोग। दोस्त भी बनाने होते तो तुम लोग ये देखते हो कि हाँ ठीक है, ये हमारे काम आएगा, ये नहीं आएगा, ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ये सारी चीजें तुम लोग एक बार ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद उसको दोस्त बनाओगे। किसी को भी यूं नहीं कह सकते तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो। अब जैसे तुम है ना, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, क्या 11th क्लास में पढ़ते हो, 11th क्लास में पढ़ते हो तो तुम लोग क्या 11th क्लास में 50 बच्चे होंगे, 50 के साथ दोस्ती रखोगे? 50 के साथ दोस्ती नहीं रखने वाले तुम, या तो 4 या 5 बच्चों के साथ ही दोस्ती रखने वाले हो। रीजन क्या है 4 या 5 बच्चों के साथ है ना दोस्ती रखने का, फ्रेंडशिप रखने का रीजन क्या है? 4 या 5 बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखने का है ना रीजन ये है कि तुम्हारी उनसे अच्छी बनने लगी, तुम लोगों को पता है इसमें ये क्वालिटी है, हमें इस तरीके से ये कर सकता है हेल्प, अगर हम प्रॉब्लम में हुए तो वो हमारे साथ खड़ा होगा भी या नहीं होगा, तुम्हें ये सारी चीजें पता है उसके बारे में, तब जाके तुम उसके फ्रेंड बने। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, तुम इसमें कोई कोई क्वालिटी देखोगे एक पर्सन में, उसके बाद क्या होगा कि तुम उसको अपने ग्रुप में लोगे, नहीं तो इंटर नहीं करने दोगे। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि अपन उसको ग्रुप में इंटर नहीं करने देते जब तक अपन को उसके बारे में कुछ पता नहीं हो। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। सबसे पहला टॉपिक क्या आपने, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। किसका पुनर्गठन कर रहे हैं अपन? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इसका मतलब ये है कि जब ये पूरा पार्टनरशिप बन गई थी, अपनी पार्टनरशिप पूरी बन गई, तो तुम लोगों को अब नया पार्टनर आ रहा, तो उसमें कोई चीजें होंगी जो डिफरेंट चेंज करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। अब तुम तुम्हारे पुराने जो लाभ विभाजन अनुपात थे, जैसे तुम लोगों को यहाँ पर था कि यहाँ पर 3 अनुपात 4 अनुपात और 4 अनुपात में ही बांटोगे। अपन ने एक सवाल किया था, पता है उस टाइम अपन ने जो पूंजी थी उनको बांटा था, अपन ने 3, 4, 5 अनुपात में जो भी था वो उसमें बांटा था। तो अभी भी ऐसे ही करोगे क्या, उसी अनुपात में बांटोगे? अब उस अनुपात में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि तुम्हारा नया पार्टनर जो है वो आया है अंदर, वो कितने भी पैसे लेके आया हो, कुछ भी लेके आया हो, या फिर वो कभी पैसे लेके नहीं भी आया हो, तो भी तुम लोगों को उसमें रखना पड़ेगा। क्यों? उसके रीजन अपन आगे पढ़ेंगे ये सारे, कि उसकी मतलब पहचान अच्छी है, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अगर ये जो लड़का आया उसने पूरे राजस्थान में टॉप किया हो, तो पूरे राजस्थान में टॉप किया हो, तो तुम लोग उसको दोस्त बनाओगे कि बनाओगे? सबसे आगे जाके दोस्त बनाओगे, और तुम उसके ग्रुप में भी रहना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारी क्या होगा, सब भी तुम लोगों को देखेंगे, नहीं ये बच्चा पढ़ने वाला हो गया, अब उसके साथ रहने लग गया है, तो उसकी क्वालिटी को तुम लोग भी लेने लग जाओगे, उसके जो अच्छे अच्छे गुण होंगे वो तुम लोग लेने लग जाओगे। तो वो होता है। तो बिजनेस में भी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा है, उसके अच्छा नाम है, उसको सब लोग पहचानते हैं, तो उसको तुम लोग बिना पैसों के भी क्या करोगे, बिजनेस में रखोगे। क्यों रखोगे? इससे बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो उस फील्ड में अच्छा होगा उस वजह से। तो ये हो गया। अब पढ़ाई के मामले में ये देख लो, तुम मस्ती के चक्कर में देख लो, मस्ती में तुम लोगों को पता है तुम्हारे ग्रुप में एक लड़का है, कोई भी लड़का हो जो मस्ती करता हो बहुत, या फिर तुम्हारे ग्रुप में नहीं है वो लड़का और तुम्हारे ग्रुप में वो आ जाता है, तो बच्चे क्या, सर क्या समझेंगे तुम्हें कि नहीं ये भी मस्ती बहुत ज्यादा करते होंगे, ऐसे ही समझेंगे। ये तो नहीं समझेंगे उस टाइम नहीं कि उस लड़के में भी थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं समझने वाले। वो यही समझेंगे कि क्या समझेंगे, ये अब पूरा ग्रुप ही मस्ती वाला हो गया है, एक मस्ती करने वाला नहीं रहा, तो उसमें पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बिजनेस में वैसे ही होता है, अच्छे गुण देख के लोगे तो पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होगा, पूरी कंपनी इन्वॉल्व होगी, और एक व्यक्ति को मतलब व्यक्तियों पे डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरीके से ही चलेगा। अब अपना एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन निम्न परिस्थितियों में होता है। कैसे होता है? निम्न परिस्थितियों में होता है। एनी चेंज इन द एक्सचेंज agreement between the partners is called reconstitution of partners
फॉर्म reconstitutions of a partnership firm many take place under the following अपने यहाँ तक हो गया। अब क्या है यहाँ पर, क्या बोले जा रहा है ये, अपन ने इतना सारा पढ़ तो लिया, अपन को कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ा अपन ने। क्या पढ़ा, साझेदारों के मध्य, पार्टनर बिटवीन, किसके बीच, जो एग्रीमेंट हो रहा है वो किनके बीच हो रहा है, पार्टनर्स के बीच हो रहा है, जो समझौता हो रहा है, विद्यमान समझौता, जो समझौता हो रहा है किसके बीच हो रहा है, पार्टनर्स के बीच हो रहा है, किसी प्रकार के परिवर्तन का पुनर्गठन करता है। मतलब जो साझेदार है वो क्या कर रहे हैं कि पुनर्गठन क्यों हो रहा है, वो चीजें के पहले रीजन देखेंगे कि ये पार्टनरशिप होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद वो एग्रीमेंट होगा। फिर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है, मतलब क्या है, मैनी टैक रीजन हो सकते हैं उसके, क्या हो सकते हैं, मैनी टैक, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो पहला है नए साझेदारों के प्रवेश पर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसका मतलब ये था कि जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि एक टॉपर आ गया तुम्हारी क्लास में, तो तुम लोगों ने उसको अपने ग्रुप में ऐड करने की कोशिश की क्योंकि तुम लोगों को उसका प्रॉफिट मिले। तो कोई भी रीजन हो सकता है, नए पार्टनर्स आना चाहे, या फिर ये कि नया दोस्त टॉपर नहीं है भले, पर वो लड़का है, वो तुम्हारे ग्रुप में आना चाहता है कि चलो इस ग्रुप का इतना नाम है, मैं भी इस ग्रुप में जाऊं, मेरे को भी इसका प्रॉफिट मिलेगा, तो उस चक्कर में वो उस ग्रुप में जाना चाहता हूँ। तो क्या होगा, तब तुम लोगों को उसको ग्रुप में लेना पड़ेगा। तुम लेना चाहो या नहीं लेना चाहो, उस पर क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ, हम लेना चाहते हैं इसको, तो कंपनी में भी तुम लोग उसकी क्वालिटी देखोगे कि हमारी कंपनी में किस तरीके से काम आ सकता है। फिर वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एक्सिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो विद्यमान पार्टनर है, एक्सिस्टिंग, जो वर्तमान पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे तुम पहले 5 जनों का ग्रुप था यहाँ पर, तो 5 जने एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब नया व्यक्ति आएगा तो वो क्या करेगा कि अब इस नए व्यक्ति ने तुम्हारे ग्रुप में आकर कुछ ना कुछ तो किया होगा, या तो तुम्हारा नाम अच्छा किया होगा, तुम्हारा नाम खराब किया होगा, कुछ भी। अगर ये पैसे भी लगाता है, यहाँ पे क्या पार्टनर्स में उसने एक कोई नया आया, राकेश नया आया, तो उसने क्या किया, वो भी पूंजी लेके आया, 5 लाख की पूंजी लेके आया, एक्सेप्ट कर लो एक बार। अब 5 लाख की पूंजी लेके आया वो, तो क्या करेगा, इस पूंजी को कोई ना कोई तो इन्वेस्ट करेगा। इसमें इन्वेस्ट किया तो वो नहीं चाहेगा क्या मेरे को भी क्या प्रॉफिट मिले इस 5 लाख का, क्यों, इनको तो इतनी पूंजी का प्रॉफिट मिल रहा है, मैं तो उनसे ज्यादा है ना पूंजी लेके आया, तो मुझे भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये सोचेगा और ये प्रॉफिट लेगा। तो उसमें क्या होगा, फिर जो विद्यमान अनुपात है, मतलब लाभ विभाजन अनुपात, ये जो पहले प्रॉफिट बट रहा था 3:4 में बट रहा था, अब इसमें नहीं बटेगा। अब किस में बटेगा, 3:4:5 में भी नहीं बटेगा, अनुपात ही पूरा चेंज हो जाएगा। उसका अनुपात जो निकालने का फॉर्मूला होगा वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी, बट एक बार एक्सप्लेन समझने के लिए मान लो कब क्या होगा अनुपात, 3:4:5 अनुपात मिलेगा। उसको अनुपात निकालने का जो फॉर्मूले होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर है वर्तमान साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर ऑन न्यू रिक्वायरमेंट और एग्जिस्टेंट पार्टनर्स, मतलब क्या है, उनको क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। अवकाश, कभी किसी को कुछ काम पड़ जाए या फिर किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है कि चलो अब उसको इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहा। अब यही 3 जो पार्टनर थे, ये 3 जो भी पार्टनर हो XYZ, तो उन्होंने क्या किया, इसमें से एक चला गया, बीच वाला चला गया, ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो ये चला गया, है ही नहीं पार्टनर। तो अब क्या करेंगे, उसकी जगह क्या आता है, किसी को नए पार्टनर को लेना पड़ेगा, या फिर इस पार्टनर को नहीं भी लेंगे किसी को, तो क्या होगा, ये जो पूंजी चल रही है उसको तो सही तरीके से यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और ये पार्टनर भी तो चाहेगा कि मैं अब कंपनी से जा रहा हूं तो मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिले। ये सही चीजें होती है कि नहीं होती है, कि नहीं हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमें भी कुछ मिले। हर एक चीज जना सोचता है कि तुम लोग सोच लो कि एक बार तुम्हारे फैमिली में बंटवारा भी होता है, बंटवारा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो भाई बड़ा हो, छोटा हो, बीच का हो, तो क्या सोचते हैं सबके सब, मुझे भी कुछ मिले, मुझे भी कुछ मिले। भले हम उस घर से अलग हो रहे पर वो कुछ ना कुछ चाहने की इच्छा रखते हैं, बट यहाँ पर तो वो तो उनका हक भी नहीं है। मतलब उन्होंने कोई कमा के वो सारा अर्न नहीं किया, उसके मम्मी पापा ने अर्न किया, तो उसमें उनका हक भी नहीं रहता। बट यहाँ पर तो इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्होंने टाइम लगाया, अपना पैसा भी लगाया, उसके बाद इसमें वर्क भी किया, तब जाके बिजनेस जाके आगे बढ़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं होगा बिजनेस नीचे जा रहा है, बिजनेस आगे जा रहा है, बट उसको किसी रीजन की वजह से यहाँ से वो सोच रहा है कि मैं बाहर
इंडिया के बाहर चला जाऊं, वहां पर जाके बिजनेस करूं, यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो इसने कुछ भी सोचा हो, तो उस वजह से क्या हो गया, वो रिटायरमेंट ले रहा है कि अब मेरे को काम नहीं करना। तो उस टाइम क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे वो अपन इसमें पढ़ेंगे। पर अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार की मृत्यु होने पर, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। अब किसी की पार्टनर्स की डेथ होगी, मतलब इस साझेदार की, इसी की मान लो बी की डेथ हो गई, क्या हो गई, डेथ हो गई। अब डेथ हुई तो उसके घर वालों को तो पता ही है कि मेरा पति बिजनेस कर रहा था। अब तुम जैसे बच्चे हो, जैसा भी मैंने पार्टनरशिप के बारे में मतलब अपने फैमिली में बोल ले, बंटवारा हुआ तो उस टाइम क्या हुआ कि पता है कि पापा ये बिजनेस कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट होगा ही होगा। तो बच्चे नहीं चाहेंगे क्या एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, वो बच्चे चाहेंगे कि हम इस बिजनेस में क्या हो, हिस्सेदार बने, या फिर कोई तो बच्चा हिस्सेदार बन जाएगा। कोई बच्चा क्या चाहेगा कि मुझे ये प्रॉफिट दे दो, ये जितना अमाउंट बनता है वो मुझे दे दो। फिर उस अमाउंट का क्या करेगा, उसका नया बिजनेस शुरू करना होगा तो नया बिजनेस शुरू करेगा। अगर उसको वही बिजनेस रखना होगा तो वही बिजनेस रखेगा। उसको जिस तरीके से उसका मतलब माइंड वर्क करेगा, उस टाइप से वो काम करेगा। तो इस पार्टनर्स पे डिपेंड करेगा कि अगला जो इसका उत्तरदायित्व है वो कौन ले रहा है। उसका जो सन है या लड़की हो, कोई भी हो। दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर, व्हेन टू पार्टनरशिप फर्म आर मर्ज्ड, मतलब क्या बोला गया यहाँ पर, दो पार्टनरशिप मर्ज हो रही, मतलब एक तो ये पार्टनरशिप चल रही, मैं एक बार इसको मिटा दूं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। किसी ने एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो। ये पार्टनरशिप फर्म है पूरी, ए बी लिमिटेड, ठीक है, ये ए बी लिमिटेड है। उसके बाद ये है बीसी लिमिटेड, ये दोनों ही अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, दो फर्में क्या हो रही है, फर्म मतलब एक तो ये फर्म है और एक ये फर्म है, मतलब एक ये कंपनी है और एक ये कंपनी है। ये दोनों क्या है, पार्टनरशिप की कंपनी है। कौन सी कंपनी है, पार्टनरशिप की कंपनी है। पार्टनरशिप की है, ठीक है। दोनों किसकी कंपनी है, पार्टनरशिप की कंपनियां। अब या तो इस बिजनेस में क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, इसमें भी लॉस हो रहा हो, या एक में प्रॉफिट हो रहा हो, नीचे लिख देते हैं, या प्रॉफिट इस टाइप लॉस हो, या यहां पर लॉस हो और यहां पर प्रॉफिट हो, या फिर दोनों जगह ही प्रॉफिट हो। क्या होगा, जब दो कंपनियां लॉस में जा रही है तो उन दोनों ने सोचा होगा कि अब हम दोनों मर्ज हो जाए, ताकि क्या होगा, हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो लॉस हो रहा है वो कम हो जाए। या फिर यहाँ पर क्या होगी, कैपिटल मतलब असेट्स की कमी पड़ गई, या तो कैपिटल्स की हो सकती है, कैपिटल की प्रॉब्लम हो, असेट्स की हो, या लाइबिलिटी की हो, किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है इन कंपनियों में। तो इन्होंने सोचा कि हम दोनों कंपनियां मर्ज कर लेते साथ में, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। उसके बाद अभी तुम लोगों ने पता है जियो नहीं, एक वोडाफोन और एक और सिम की जो कंपनी है वो दोनों मर्ज हो गई। उसका रीजन क्या था मर्ज होने का, क्योंकि उनको लॉस में जा रही थी वो कंपनियां लॉस में जा रही थी। तो उन्होंने अब क्या किया, उन दोनों ने मर्ज होकर 5G का जो नया होगा वो बनाने की कोशिश की उन्होंने, और बना रहे वो 5G नेटवर्क के लिए जो सुविधा होगी सिम बना रहे वो बना रहे। आइडिया और है ना वोडाफोन, उन दोनों की कंपनियां मर्ज हुई है। तो उन्होंने क्या, दोनों के दोनों लॉस में जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, मर्ज कर ली कंपनियों को। और अब जाके वो प्रॉफिट में जाएगी कि नहीं जाएगी वो तो आगे जाके अपन को पता चलेगा, बट अभी दोनों मर्ज हो गई है। तो यही बात, दोनों लॉस में जा रही थी वो कंपनी, तो उस वजह से मर्ज हो गई। अब या तो एक कंपनी में प्रॉफिट हो और दूसरी कंपनी में लॉस चल रहा हो, तो इस कंपनी ने सोचा होगा कि हम इसके पास क्या जाके प्रस्ताव लेके जाए, प्रपोजल लेके जाए। उसके बाद ये दोनों ही सोचे कि हाँ ठीक है चलो हमें मर्ज हो जाना चाहिए, तो ये मर्ज हो जाएंगे। बट ये क्या करेगी कंपनी, इसको पता है कि इसको क्या है, अभी ये कंपनी लॉस में चल रही है तो हमें इसको मर्ज करना है। तो करना किस शर्त है, पहले ये सारी शर्तें चेक करेगी। तो सारे जो
डिसीजन लेने के जो तरीके होंगे, जो भी राइट्स होंगे, वो किसके पास होंगे? उस टाइम बी कंपनी के पास होंगे। कोई भी ऐसी कंपनी ए बी कंपनी के पास होंगे। क्यों होंगे? क्यों? इनको प्रॉफिट में चल रही है। अगर उसी जगह पे अब ये प्रॉफिट में चल रही है तो ये क्या किया, ये वाली जो कंपनी है वो क्या कही, प्रपोजल लेके गई बीसी कंपनी के पास। बीसी कंपनी के पास गई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रपोजल तो हो गया बट यहाँ पर राइट किसके पास होंगे, अब ज्यादा इसके पास होंगे। बट अगर दोनों ही कंपनियां प्रॉफिट में चल रही है और किसी कारणवश मर्ज कर रही है कि अब हम जाके इंटरनेशनल तौर पर यहाँ पर जाके बिजनेस करें, या फिर यहाँ पर जो कंपनी है और यहाँ पर कंपनी है, इसमें या तो ये हो सकता है कि इन कंपनी को किसी चीज की जरूरत हो और इस कंपनी को किसी चीज की जरूरत हो, तो इन्होंने सोचा होगा इन दोनों कंपनियों में क्या करते हैं, प्रॉफिट मिक्स कर देते हैं और जो भी हो कंपनी का मिक्स कर देते हैं, ताकि क्या हो जाए कि हमारी कंपनी और ग्रो करे, हम इंटरनेशनल तौर पर हर जगह जाके क्या कर सके, बिजनेस कर सके। तो इस वजह से किसी भी रीजन से क्या कर सकते हैं, ये मर्ज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कौन सी, ए बी कंपनी और बीसी कंपनी, ऐसे एग्जांपल के तौर पर बहुत सारी कंपनी हो सकती है। या तो इनको ये भी हो सकता है कि कैपिटल, मतलब ये कंपनी भले ही प्रॉफिट में चल रही है, ये कंपनी क्या है, प्रॉफिट में चल रही है, बट इसके पास कैपिटल्स कम हो, उस टाइम उसको इन्वेस्ट ज्यादा जगह पे करना हो और कैपिटल कम हो, या फिर उसमें असेट्स कम हो, लाइबिलिटी ज्यादा हो। लॉस होगा तब क्या होगा, लाइबिलिटी ज्यादा होगी। लॉस होता है तब क्या होता है, कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा होती है। तो पहले हर एक चीज, जैसे अपन व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि व्यक्ति किस टाइप का, उसको ये काम आता भी है कि नहीं आता। तुम किसी को जॉब पर भी रखोगे तो क्या करोगे, उसकी क्वालिटी चेक करोगे, क्वालिफिकेशन चेक करोगे और क्वालिटी चेक करोगे या नहीं करोगे, वो दोनों ही चेक करोगे। उसके बाद क्या होगा, तुम उसे बिजनेस में रखोगे। तो तुम लोग उसको बिजनेस में नहीं रखने, मतलब जॉब पे भी नहीं रखोगे, बिजनेस तो छोड़ो दूर की बात है। और बिजनेस में रखने के लिए भी तुम लोग पहले उसका नाम चेक करोगे, बायोडाटा पूरा निकालोगे कि हमारे बिजनेस में रहने के लायक है कि नहीं है। पहले वो जहाँ बिजनेस के तौर पर या कहाँ काम करता था, वहां पर किस तरीके का उसका रवैया था, बिहेवियर किस टाइप का था, ये सारी चीजें देखोगे तुम लोग कि वो धोखाधड़ी करने वाला तो नहीं। एक बार ये हो कि यहाँ से प्रॉफिट के तौर पे पैसे ले लिए हमसे और फिर पैसे लेते गया और उसके बाद कहीं भाग जाए, रवाना हो जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। तुम लोगों ने बैंक के बहुत सारे ऐसे लोन सुने होंगे जो ले तो लिए बट वापस से चुकाए नहीं गए। ऐसे बहुत सारी चीजें हो चुकी है। तो उस वजह से क्या करते हैं, पहले ये कंपनियां भी मर्ज होने से पहले एक एक चीजें चेक करती है, इनके क्या क्या है, कौन कौन से रूल है, अभी तक उनको कितने प्रॉफिट हुए थे, कितने लॉस हो रहे हैं, लॉस में कब से जा रही है, क्या रीजन है, पहले हर एक चीज चेक करेंगे। उसके बाद जाके है ना दोनों कंपनियां मर्ज होगी। ऐसे ही कोई कंपनी मर्ज नहीं हो जाती। तो आज के लिए एक बार ये देख लो तुम लोगों को, अभी तक ऐसा तो कुछ होगा नहीं जो समझ में नहीं आया होगा। आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा। अब जो अपना है आगे, कल नया अनुपात किस तरीके से होगा वो सब अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्यों सवाल है उस रीजन से। ओके बाय एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।